गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की करंट अफेयर्स के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज है 31 अक्टूबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। आज है नेशनल यूनिटी डे, है ना। सरदार पटेल जी का जन्मदिन भी है, उसी की याद में हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। तो चलिए आज की जो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, है ना। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यू डिस्ट्रिक्ट कल्याण सिंह नगर फॉर्म इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। अभी ये प्रपोजल आया है, फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन इसका प्रपोजल किस स्टेट में आया है? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो कल्याण सिंह कौन थे? कल्याण सिंह यूपी के भूतपूर्व सीएम भी रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं, एक पॉलिटिकल बॉडी है। और अभी इनके जो बेटे हैं जिनका नाम है राजवीर सिंह राजू, उन्होंने डिमांड करी है कि कल्याण सिंह नगर फॉर्म होना चाहिए। अब क्योंकि कल्याण सिंह कहाँ से रिलेट करते हैं? यूपी से, तो ये आंसर क्या होगा? यूपी। यूपी का 76वां जिला बनने की संभावना है किसकी? कल्याण सिंह नगर की, है ना। कल्याण सिंह नगर जो है वो अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को काट के बनाया जाएगा और यूपी में एक नया डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। 76 नंबर का डिस्ट्रिक्ट हो सकता है वो, जो कि कल्याण सिंह नगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। कल्याण सिंह एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, इनका नाम याद रखिएगा। ये यूपी के सीएम और इससे पहले गवर्नर भी रह चुके हैं कई जगहों के, तो इसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो इनके नाम पर आपका यूपी में एक 76 नंबर का डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होगा। ठीक है। तो भाई कल्याण सिंह जी की फोटो आप देख सकते हैं, यूपी के सीएम योगी जी की फोटो देख सकते हैं। ये यूपी का मैप है और आपका जो नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा वो आपका कहाँ बनेगा? वो आपका अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को कट करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड? आयरलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? ठीक है। आयरलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये काफी पीसफुल एरिया है और यहाँ जो नए प्रेसिडेंट बनी वो है कैथरीन कॉनोली, है ना। कैथरीन कॉनोली जो है ये 68 ईयर की महिला है और ये पहली महिला नहीं है आयरलैंड की, ये तीसरी महिला है ना। इससे पहले दो और महिलाएं हैं जो यहाँ की प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। यहाँ पर इनकी पार्टी ने बोल सकते हैं इन्होंने 63% वोट पाए और इनकी विजय हो गई, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मैरी रॉबिन्सन एंड मैक एल्सी के बाद ये तीसरी महिला बनी है, कहाँ की? आयरलैंड की, इसे याद रखिएगा। इससे पहले दो और महिलाएं रह चुकी हैं, मैरी रॉबिन्सन एंड मैरी मैक एल्सी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो अभी हमारी आयरलैंड की जो नई प्रेसिडेंट बनी वो है कैथरीन कॉनोली। कैथरीन कॉनोली ध्यान रखिएगा 68 ईयर्स की है ना, 68 साल की है ना, 63% वोट के साथ जीती हैं, तो इसे ध्यान रखने की बात है। चलिए, व्हाट इज स्टेलरेस्ट? स्टेलरेस्ट वैसे बेसिकली एक कंपनी है, लेकिन हाल फिलहाल में चर्चा में बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है। क्या लॉन्च करने वाली है? पहला 3D विन डेटा सैटेलाइट, है ना। तो स्टेलरेस्ट क्या है? स्टेलरेस्ट एक कंपनी है जो एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी, 3D विन डेटा सैटेलाइट, याद रखिएगा। ये हांगकांग बेस कंपनी है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये दुनिया का पहला 3D विन डेटा नेटवर्क सैटेलाइट बनाएगी, मतलब एक सैटेलाइट का नेटवर्क बनाएगी जिससे विन डेटा के बेस पर आप क्लाइमेट और जितनी भी बोल सकते हैं वेदरिंग फिनोमिनाज हैं, इनका एक एग्जैक्ट डेटा आप यहाँ पर पा सकते हो। तो ये शुरुआत किया है इस कंपनी ने, स्टेलरेस कंपनी का नाम है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये चर्चा में इसलिए क्योंकि ये सैटेलाइट बना रही है ना। कौन सा सैटेलाइट? दुनिया का पहला 3D विन डेटा सैटेलाइट कौन बना रहा है? स्टेलरेस। स्टेलरेस इज अ कंपनी फ्रॉम हांगकांग। हांगकांग से की ये कंपनी है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है आपको। चलिए तो इसका नाम हो गया बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। हु विल बिकम द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे इन इंडिया? है ना। रिपब्लिक डे मतलब
गणतंत्र दिवस, भारत में गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 2026 में हमारे रिपब्लिक डे में कौन गेस्ट होंगे? उर्सुला वॉन डर लेन, एंटोनियो कोस्टा, दोनों कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों को यहाँ पे एज अ गेस्ट बुलाया जा रहा है। अब जान लेते हैं कि ये दोनों कौन है। तो ये दोनों यूरोपियन यूनियन के मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स कंट्रीज के मिनिस्टर्स हैं, बहुत पॉपुलर लोग हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये उर्सुला और ये एंटोनो, ये दोनों आएंगे, है ना। और ये दोनों इस बार हमारे चीफ गेस्ट है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन लीडरशिप प्रेसिडेंट फॉर द यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है वो है उर्सुला वॉन डर लेन, एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा आर द एज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है, आप इसे देख सकते हैं। और ये न्यूज़ चल रही है तो इसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली। ठीक, दोनों को याद रखिएगा, उर्सुला और एंटोनो, है ना। दोनों यूरोपियन यूनियन के मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में काफ़ी सारे मेंबर्स रह चुके हैं। यूरोपियन यूनियन एक कॉमन यूरोप के एक ग्रुप है जिसकी करेंसी यूरो है, और जो भी इसको ज्वाइन करता है यूरोपियन यूनियन की कंट्री, उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आना पड़ता है, उसको बहुत फ़ायदा होता है। काफ़ी चर्चा में रहता है यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन इसका मेंबर हुआ करता था लेकिन वो इससे अलग हो चुका है। तो यूरोपियन यूनियन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऑपरेशन गोल्डन स्वीप इज रिलेटेड टू, भैया काफी चर्चा का विषय बना हुआ है ये ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन गोल्डन स्वीप, है ना। देखो, रेवोल्यूशन अलग होते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो गोल्डन रेवोल्यूशन आपका हनी से हो सकता है ना। सिल्वर रेवोल्यूशन आपका एग से होता है, लेकिन यहां पर बोल रहे हैं ऑपरेशन गोल्ड स्वीप। तो ऑपरेशन गोल्ड स्वीप किससे रिलेटेड? पल्सेस, हनी, गोल्ड, सनफ्लावर। तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ऑपरेशन और रेवोल्यूशन में गड़बड़ नहीं है। ये ऑपरेशन है, ये एक ऑपरेशन चलाया गया था किसके लिए? गोल्ड को रिकवर करने के लिए, है ना। गोल्ड की जो तस्करी हो रही है, जो बोल सकते हैं कि इलीगल गोल्ड इंडिया में लाया जा रहा है, उसको रोक लगाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। कहाँ पे चलाया गया? मुंबई में जो आपका एयरपोर्ट है, ठीक है, छत्रपति साहू शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पे DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने यहाँ पे छापा मारा इस ऑपरेशन के थ्रू, और 13 लोगों को अरेस्ट किया। कितने लोगों को? 13 लोगों को अरेस्ट किया, और लगभग 10.5 किलो सोना रिकवर किया, जो करोड़ों का है। लगभग 12 करोड़ से भी ज्यादा का सोना यहाँ पे रिकवर किया। 10.5 किलो सोना बहुत होता है। तो ये जो ऑपरेशन चला, इस ऑपरेशन ने काफी चर्चा बटोर ली है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन गोल्डन स्वीप इज रिलेटेड टू गोल्ड। ठीक है, ठीक। DRI मतलब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इस ऑपरेशन को चलाया था। ठीक है, और मुंबई एयरपोर्ट पर सीज किया गया लगभग 10.5 किलो सोना, याद रखिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन स्टेट 5 बीचेस रिसीव इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, याद रखिएगा। इस सर्टिफिकेशन को देने के लिए FEE फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो 1987 में फॉर्म हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर डेनमार्क कोपेनहेगन में है, याद रखिएगा। अब FEE जो है ये हर साल दुनिया भर में बीचेस को, जो बीचेस उसके क्राइटेरिया पे सेट हो जाते हैं, फिट होते हैं, उनको इस लिस्ट में डाल देता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका बड़ा हैवी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, 33 अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए हैं, और उस स्टैंडर्ड को क्लियर करने के बाद ही कोई बीच इसकी लिस्ट में आ पाता है। तो अभी हाल फिलहाल में भारत के एक ही राज्य के 5 बीचेस इसमें शामिल हो गए हैं। अब जब हम बीचेस की बात करते हैं तो बीचेस कहाँ पर हो सकते हैं, है ना। तो भाई बीचेस कहाँ हो सकते हैं? भाई बीचेस कोस्टल लाइन पर ही हो सकते हैं, और भारत की कोस्टल लाइन भी लगभग अच्छी खासी इंक्रीज हो गई है, नया जो मैपिंग की, है ना। तो बीच कहाँ हो सकते हैं? भाई गुजरात में हो सकते हैं, महाराष्ट्र में हो सकते हैं, गोवा में हो सकते हैं, कर्नाटक में हो सकते हैं, केरला में हो सकते हैं, तमिलनाडु में हो सकते हैं, आंध्रा में हो सकते हैं, उड़ीसा में हो सकते हैं, और वेस्ट बंगाल में हो सकते हैं।
तो देखो इन्हीं में से ही सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से आपको चूज करना है। तो अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के 5 बीचेस को इसमें शामिल किया गया है। कहाँ के? महाराष्ट्र के, इसे ध्यान रखिएगा। तो महाराष्ट्र के बेटा 5 बीचेस को इसमें शामिल किया गया है ना। तो इन 5 बीचों के नाम आपको याद रखने हैं। 5 बीचों के नाम आप याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा। अभी तक ये कोई शुरू के 5 नहीं है। इंडिया में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन काफी सारे बीचेस को मिल चुका है। नियर अबाउट 18 बीचेस हैं इंडिया में ऐसे जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है ना। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, एक सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन कि इंडिया में पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस बीच को मिला? तो याद रखिएगा चंद्रभागा बीच, ठीक है। द फर्स्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, है ना। पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसे मिला? फर्स्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन तो वो मिला चंद्रभागा बीच। अब देखो चंद्रभागा बीच कहां पर पड़ता है भाई? उड़ीसा में पड़ता है। तो देखो 2 तरह से यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन बीचेस के नाम लेके पूछ सकता है कहां पर है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में है, ठीक है। कई सारे बीचेस को लगातार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता जा रहा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अभी उड़ीसा का गोल्डन बीच को भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला, केरला के काफी सारे बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला, ठीक है। आपका लक्षद्वीप के बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन लगातार बढ़ता जा रहा है और इस सर्टिफिकेशन का एडवांटेज क्या है? हमारा टूरिज्म बढ़ेगा इससे, है ना। तो इसे ध्यान रखने की जरूरत है हमें। चलिए, तो ये तो बात हो गई ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आज के वीडियो में बोला था, नेशनल यूनिटी डे है आज, ठीक है। हर साल 31 अक्टूबर को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाते हैं। इनको सरदार का जो टाइटल था वो बारदोली सत्याग्रह से मिला था। किससे मिला था? बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसमें पीजेंट्स को बहुत परेशान किया गया था। उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी और ये सत्याग्रह के बाद इनको सरदार का टाइटल मिला, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 में बॉर्न हुए, गुजरात में ही बॉर्न हुए, ठीक है। इनके नाम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्टैब्लिश किया गया है ना। यूनिटी से हम इनका क्या मतलब समझते हैं? यूनिटी का मतलब यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल है देश के इंटीग्रेशन में, है ना। जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने भारत में कई सारे अलग अलग स्टेट डिवाइड करके या छोटे छोटे राज्य बोल सकते हैं देसी रियासतें छोड़ के चले गए थे, है ना। उन सारी देसी रियासतों से बात करके वीपी मेनन के साथ मिलकर उन्होंने भारत में जितनी भी देसी रियासतें थी, जितने भी राजा महाराजा थे, उनसे बात करके उनको भारत में शामिल करने के लिए राजी कराया, ठीक है। अब भारत का जो आप आज का स्वरूप देख रहे हो वो सरदार पटेल की ही देन है। तो इसीलिए सरदार पटेल के नाम पर या उनकी जन्मदिन पर हम नेशनल यूनिटी डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सरदार पटेल ने सारी देसी रियासतों को भारत में मिला लिया था सिवाय 3 के, है ना। और उन तीनों का क्वेश्चन आपके ऊपर बनता है। एक तो जम्मू कश्मीर था, दूसरा जूनागढ़ था और तीसरा था आपका हैदराबाद, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, ऑपरेशन पोलो के तहत, है ना, हैदराबाद को इंडिया में जोड़ा गया। रेफरेंडम या जनमत के द्वारा जूनागढ़ को भारत में जोड़ा गया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन आईओए के तहत जम्मू कश्मीर को इंडिया में जोड़ा गया था। तो इसी वजह से आप जो देख रहे हैं भारत का जो करंट स्वरूप, वो स्वरूप देने का जो बोल सकते हैं कि एक आर्किटेक्ट थे, वो कौन थे? हमारे सरदार पटेल। तो सरदार पटेल के नाम पर ही या उनके जन्मदिन पर ही हम नेशनल यूनिटी डे हर साल इंडिया में मनाते हैं। दैट इज 31 अक्टूबर, इसे याद रखिएगा, ठीक है। 31 अक्टूबर को हम हर साल क्या मनाते हैं? नेशनल यूनिटी डे, याद रखिएगा। और इस बार का ये नेशनल यूनिटी डे खास क्यों है? क्योंकि ये 150वीं जयंती है, ठीक है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। इसको पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से बोल सकते हैं कि सेलिब्रेट किया जा रहा है। काफी ज्यादा इसमें फंक्शंस किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज के दिन को अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा
आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल, भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, भारत के होम मिनिस्टर सरदार पटेल, इनको याद रखिएगा। हर साल 31 अक्टूबर को हम सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, नया वर्ड आ गया है ग्रोकीपीडिया। ग्रोकीपीडिया एक नया वर्ड आ गया है, ग्रोकीपीडिया। विकीपीडिया को रिप्लेस करने के लिए एक नया टर्म आ गया है, नई चीज आ गई है, ग्रोकीपीडिया। ठीक है, विकीपीडिया ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है, ग्रोकीपीडिया एआई के द्वारा बनेगी। ठीक है, तो ये ग्रोकीपीडिया किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इलॉन मस्क, बिल गेट, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जब भी हम इस तरह की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, साइंस और टेक की बात करते हैं, तो एक ही नाम आपके मन में आता है, इलॉन मस्क। तो ग्रोकीपीडिया को याद रखिएगा, ग्रोकीपीडिया विकीपीडिया को रिप्लेस करेगा। ठीक है, इलॉन मस्क का ये कहना है कि विकीपीडिया लोगों के द्वारा मैनिपुलेट की जा सकती है, लेकिन ग्रोकीपीडिया जो हम बनाएंगे वो एआई मशीन्स के थ्रू बनेगी, इसको हम नहीं कर सकते। कहने में बहुत कुछ है, लेकिन लेट्स सी होता क्या है। लेकिन ये याद रखिएगा, ग्रोकीपीडिया एक नया वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। और ग्रोकीपीडिया पे हम और भी चर्चा करेंगे। इलॉन मस्क ने अभी ग्रोकीपीडिया को लॉन्च किया है विकीपीडिया को रिप्लेस करने के लिए, है ना। विकीपीडिया को पहले बाय करना चाहते थे तो नहीं हो पाया, तो अब क्या किया इन्होंने, इसका एक रेप्लिका शुरू कर ली है और एक नए तरीके से कर ली है, इसको बोल दिया ग्रोकीपीडिया। इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है इलॉन मस्क। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान रखिएगा। ग्रोकीपीडिया काफी चर्चा में है, थोड़ा बहुत इसको गूगल करिएगा। ठीक है, नए नए टर्म्स आपके नई जनरेशन के हिसाब से आते जा रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया बिकम द डैश लार्जेस्ट कंट्री फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। तो रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हो। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हमारा डिपेंडेंसी कम हो, रिन्यूएबल पे ज्यादा हो, यही दुनिया भर का एक मोटिव है ना। इसी को लेकर दुनिया भर में मीटिंग चल रही है और भारत इसमें बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, क्योंकि भारत रिन्यूएबल एनर्जी में लगातार अपना प्रोडक्शन इंप्रूव करता जा रहा है ना। 14 और इधर 25 कर लेते हैं ना, ये ज्यादा सही है। ठीक है, 81 से कितनी हो गई भाई, 257 गीगावाट हो गई, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये 257 का टर्म याद रखिएगा, मतलब हमने इसको 3 गुना कर लिया है ना। पिछले लगभग 11 साल में हमने अपने रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को 3 गुना कर लिया है। और अगर देखा जाए तो सोलर एनर्जी कैपेसिटी, सोलर एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो हमने 2.8 से 128 गीगावाट कर लिया है पिछले 11 साल में, है ना। भारत की अगर हम बात करते हैं तो सोलर पावर में दुनिया का तीसरा नेशन है, सोलर पावर में। ठीक है, और विंड पावर में भारत दुनिया में चौथे नंबर पे है। तो लगातार भारत अपने चेंजेस करता जा रहा है और उसी में एक और अध्याय ऐड हो गया है, इंडिया बिकम द 4th लार्जेस्ट, कौन से नंबर का, 4th लार्जेस्ट कंट्री फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश हो गया है जब से इंडिया में इंटरनेशनल सोलर अलायंस आया है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत 2015 में मोदी जी ने फ्रांस में की थी, फ्रांसिस होलांडे के साथ मिलकर। और उसके बाद लगातार इंटरनेशनल सोलर अलायंस में बहुत सारे देश जुड़ते चले जा रहे हैं और इसमें एक बहुत बड़ा लैंड बोल सकते हैं, समय के साथ ये चीज बहुत बड़ी होती जा रही है। अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 8वीं मीटिंग हुई है ना, एनुअल मीटिंग होती है, 8वीं हुई, भारत में हुई और इसमें ही ये बात निकल के आई कि भारत एनर्जी प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश हो गया है। ठीक है, अब 3 ही देश दुनिया में इससे आगे हैं, तो ये एक बड़ा लैंडमार्क है इंडिया के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया में, आईएसए या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बेटा हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, भारत में मिलेगा। भारत में कहाँ पर, गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपका सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर ही सोलर एनर्जी आता है और इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कितना हो गया है, 257 गीगावाट हो गया है। ठीक है, आप ये न्यूज़ भी देख सकते हो, इससे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो ये है प्रहलाद जोशी जी, है ना, यूनियन मिनिस्टर
जो है प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने इस चीज को क्लियर किया है कि इंडिया बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एट 257 गीगावाट। पिछले 11 साल में हमने अपने प्रोडक्शन को 3 गुना कर लिया है, 81 गीगावाट से 257 कर लिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 8वें सेशन में इन्होंने ये सारी बातें बताई, है ना। इंडिया की सोलर कैपेसिटी जो है 2.8 गीगावाट से 128 गीगावाट हो गई है। सोलर कैपेसिटी की सिर्फ बात हो रही है। हाँ, और इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश हो गया है। ठीक है, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है 2 गीगावाट से इंक्रीज होकर 110 गीगावाट हो गई है। तो ये सारे डेटा हैं, इनको याद रखिएगा। स्टेटमेंट के फॉर्म में आपके पेपर में बेटा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग जो भारत की है वो पहले 0 हुआ करती थी 2014 में, अभी कितनी हो गई है? 27 गीगावाट हो गई है। जो हमने पेरिस एग्रीमेंट किया था, है ना, नेशनल डिटर्मिनेंट कंट्रीब्यूशन टारगेट जो था 50% कैपेसिटी फॉर द नॉन फॉसिल फ्यूल, तो हम अपनी डेडलाइन से 5 साल पहले ही उसे अचीव कर लिया। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें हर देश को एक टारगेट सेट करना था, तो भारत ने अपना जो टारगेट सेट किया था उसको 5 साल पहले ही अचीव कर लिया। 2030 में पूरा होना था, उससे पहले ही हमने इसे अचीव कर लिया। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ से निकल के आते हैं जो पेपर में, अगर पेपर में ट्रिकी क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं स्टेटमेंट से बना देता है, और आसान बनेगा तो फिर तो भाई आसान में आपके कुछ भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर प्रहलाद जोशी जी का नाम याद रखिएगा और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो, अब ये तो बात होगी किसके बारे में, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेन इन इंडिया फाउंड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में सबसे ज्यादा क्रेन सारस पाए जाते हैं? सारस की अगर हम बात करते हैं तो सारस किस स्टेट का स्टेट बर्ड है? तो वही यूपी का है, सिंपल सी बात है। तो यूपी का कौन सा शहर? अच्छा, सारे शहर यूपी के ही हैं, जौनपुर, इटावा, मैनपुर, लखनऊ, है ना। मैनपुरी लखनऊ, सॉरी, है ना। लखनऊ तो हो नहीं सकता है क्योंकि लखनऊ ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो वहां पे जंगल वगैरह, ये सारस वगैरह कहाँ पे होंगे? जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया होगा ज्यादा। तो लखनऊ में तो है नहीं, इसका आंसर है इटावा। इटावा में अभी रिसेंटली जो बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन हुई है उसके हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा सारस कहाँ पे है? इटावा में, है ना। वैसे यूपी में पाए जाते हैं, और यूपी में कहाँ? इटावा में, है ना। याद रखिएगा, इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज आती हैं सारस की, है ना। अलग अलग स्पेसीज अलग अलग जगहों पाई जाती है। महाराष्ट्र में भी काफी सारे सारस हैं, गुजरात में भी, कोस्टल एरिया पे तो ऑलमोस्ट होते ही हैं, लेकिन यूपी का बोल सकते हैं स्टेट बर्ड है, इसीलिए सारस को यूपी में ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि यूपी में सारस अच्छी मात्रा में है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गए हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे अच्छे से, है ना। हाँ, एक चीज और कि भाई अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डेली इसी तरह की करंट अफेयर्स की सारे के सारे पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और बढ़िया करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।